आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। नवांश कुंडली में चंद्रमा को देखने का कारण क्या है, क्यों आपको नवांश कुंडली में चंद्रमा को देखना चाहिए, उनकी महत्ता क्या है, वो क्यों आवश्यक होते हैं, वो कैसे हमें प्रभावित करते हैं, नवांश कुंडली के लिए वो कितने उपयोगी होते हैं, कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए नवांश कुंडली में सिर्फ चंद्रमा को, इसी विषय के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। नवांश कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति, अब ध्यान से मुझे देखिए मेरी तरफ, नवांश कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छे भाव के अधिपति नहीं बनते हैं, जैसे तृतीय, छठा, आठवां, 12वां और दूसरा तो ठीक है, मतलब तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, इन भावों में अगर 4 नंबर की राशि लिखी हो, मतलब 3 यहां, यहां और यहां, अगर 4 नंबर की राशि लिखी हो और चंद्रमा अगर यहीं पे बैठ जाएं, तब वो सामान्यतः आपके जीवन के लिए उपयोगी भी हो जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक परिणाम कर सकते हैं या दे सकते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हैं या पाप ग्रह। लेकिन अगर नवांश कुंडली में चंद्रमा लग्न, धन, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश, इन भावों के अधिपति बनेंगे, मतलब लग्न, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश, तो ये अच्छे भाव के अधिपति कहे जाएंगे। मतलब ये कहा जाएगा कि चंद्रमा अच्छे भाव का अधिपति है, वो एक अच्छा भाव संभाल रहा है। दांपत्य के लिए मानसिक संतुलन और मानसिक जो मिलाप है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा। और कई बार तो वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि जब हमें हमारे सहयोगी से, मतलब हमारे जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर जिसको बोलते हैं, अगर वो संतुलित होकर के वो प्रेम और वो उत्साह हमारे जीवन में भरने का काम नहीं करते, कई बार उनकी जो गतिविधि है या उनके द्वारा कोई ऐसा काम कर दिया जाता है जो हमारे जीवन को भेद देती है, बिल्कुल छेद देती है, तो हम उसी चीज को पाटने के लिए कई बार दूसरे के ऊपर आश्रित होने लगते हैं और बाद में हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। और यही चीज हमें बाद में चल करके हमारे उस सफल दाम्पत्य के असफल होने का कारण बन जाती है। तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा ही अपने दाम्पत्य को और दूसरे हर एक दरवाजे का दूसरा जो पल्ला है उसको भी ठीक उसी सामने वाले के जैसा ही होना चाहिए। एक तरफ से थोड़ा भी प्रेम कम हुआ तो वो कमजोर हो जाता है। और पति तो ऐसा ही श्रेष्ठ माना जाता है जो सामने से अपनी पत्नी को विकल देखे, अप्रसन्न देखे, रुष्ट देखे, परेशान देखे, चिंतित देखे तो बेचैन हो जाए, बेचैन हो जाए। अरे वाह, ऐसा क्यों हुआ, क्यों परेशान हो, आखिर कौन सी बात है जिसके कारण तुम्हारे मुख पे मुखमंडल तेजहीन है। ऐसी बातें वो करे और ऐसी ही बात वो करता हो, वही श्रेष्ठ पति माना जाता है। लक्ष्मी के सदृश्य माने, कई बार वो भाई बहन हो जाते हों और कई बार वो पति पत्नी हो जाते हैं। काम का सुख उसे इतना दे कि उसको कभी किसी की अपेक्षा ही न रहे। रति क्रिया का भोग दोनों एक दूसरे के साथ इतना आनंद से करें कि उसमें ब्रह्मचर्य का नष्ट होना ना हो, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी होता रहे। इसके अतिरिक्त तो ये कहने का अर्थ है कि ये सारी चीजें तब मिलती हैं जब नवांश कुंडली में, ये दोनों ही कुंडलियों की बात कर रहा हूं मैं, लग्न कुंडली तो मिलाने की बात होती है, कई बार हम नवांश मिलाना भूल जाते हैं। तो दाम्पत्य के लिए पति और पत्नी की कुंडली में नवांश में चंद्रमा जितने अच्छे बैठेंगे, अब इसमें भी मैंने जहां जहां टिक किया है, क्रॉस किया है,
इसमें अगर वो लग्न में बैठे हों, धन में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, नवम में बैठे हों और एकादशवें में बैठे हों, तो ये और भी ज्यादा अच्छे भाव के अधिपति कहे जाएंगे। जैसे अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा यहां के अधिपति बनते हैं और किसी की कुंडली में चंद्रमा यहां के अधिपति बनते हैं, मान लीजिए किसी की व्यक्ति की कुंडली में 4 नंबर यहां लिख दिया और किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 नंबर यहां लिख दिया, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा? तो दोनों में श्रेष्ठ वस्तुतः ये होगा मानने के हिसाब से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर यहां लिखेगा तो 4 यहां लिखेगा, तो इसे श्रेष्ठ कुंडली कहेंगे। पर वस्तुतः चंद्रमा के दृष्टिकोण से यह बात यहां के लिए ज्यादा अच्छी होगी कि जातक को प्रेमी यानी कि प्रेम देने वाला और प्रेम प्राप्त करने वाला बना देगा। यह कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जितने अच्छे होंगे उतना ही मनोभाव मिलते जाते हैं और उतना ही प्रेम मजबूत होता जाता है। नहीं तो मानसिक विकलता का एक ऐसा दौर जीवन में आ जाता है, खास करके शनि मंगल राहु केतु और चंद्रमा की दशा में, कि व्यक्ति विकल होता 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 इतना परेशान हो जाता है कि कई बार वो उसका ऑप्शन ढूंढने लगता है। हमारे जीवन का मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि शास्त्र के आधार पे विवाह कर लिया, शास्त्र के आधार पे सारी चीजें हो गई, पर जब मन मिला नहीं तो फिर तलाक ले लिया। पर उस समय हमारा शास्त्र कहां चला गया होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो तलाक के कोई योग ही नहीं है और तलाक के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। अनगिनत विवाह के योग बने हैं, राजाओं ने 1 से अधिक विवाह किए हैं, पर उन्होंने पहली पत्नी को छोड़ा नहीं है, उन्हें भी महल में स्थान दिया है। आप अगर उदाहरण देना चाहें तो आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे अगर चंद्रमा मजबूत होकर के बैठेंगे और दोनों की कुंडली में, दोनों ही मतलब पति और पत्नी या जो जातक की कुंडली आप मिलाने जा रहे हैं उसमें दोनों की कुंडली में चंद्रमा के स्पेशल मेंटेनेंस को देखिए, वो खुद को कितना रिवाइव कर रहा है। मतलब चंद्रमा के पास गुरु की दृष्टि है कि नहीं, चंद्रमा के पास बुध की दृष्टि है कि नहीं, चंद्रमा के पास शुक्र की दृष्टि है कि नहीं। कहने का अर्थ है कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 7वें घर में ये तीनों ग्रह बैठे हों, 5वें घर में बैठे हों गुरु, 7वें 9वें में बैठे हों, तो इससे चंद्रमा के पास अतिरिक्त बल मिलता है। इसमें चंद्रमा को देखने का एक और भी कारण होता है, क्योंकि जब तक हमारा मन इकट्ठा नहीं होगा, हम मन से इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक निश्चित रूप से शारीरिक इकट्ठा होने का कोई अर्थ नहीं होता है। शारीरिक इकट्ठा होने का अर्थ होता है एक तरफ से हिंसक हो जाना। अगर मन नहीं मिला है तो, है कि नहीं बात? अगर मन इकट्ठा नहीं हुआ और तन इकट्ठा करने चले गए तो वो दो आत्माएं ऐसी हैं जो बिल्कुल ही 2 छोरों के समान हैं, जो जबरदस्ती किसी भी तरीके से खींची जा रही हैं किसी एक के द्वारा, या फिर सिर्फ इच्छा पूर्ति का वो मात्र माध्यम बन सकता है। समझने की बात है। कई बार आप सिर्फ जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोपित करते हैं खुद को, या फिर किसी के ऊपर जबरदस्ती आप अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। वही संतति जब होती है तो कुदृष्टि पैदा करती है, कुपात्र बन जाती है या कमजोर बन जाती है। बनाए गए संबंध किस तिथि को, किस नक्षत्र को, किस वार को और किस परिस्थिति में चंद्रमा कैसा है, नक्षत्र कौन सा बीत रहा है, तब जाकर के उसका सफल परिणाम मिलता है। अन्यथा तो वो ब्रह्मचर्य का नष्ट करने का कारण मात्र बन जाता है। हमारे शास्त्रों में कब पत्नी के साथ संबंध बनाना है, कब पति का सुख भोगना है, कब पत्नी के साथ सुख संबंध स्थापित करने हैं, इसके विधान है। आने वाले दिनों में मैं वैसे बना दूंगा कार्यक्रम, इससे आप लोगों का बड़ा अच्छा लाभ हो जाएगा और कम से कम आप गर्त में जाने से बच जाएंगे। सामान्यतया जो नए विवाहित लोग होते हैं, या कई बार कामुकता जब अतिरेक होती है तो हम कई बार बहुत ही ज़्यादा अपने उस भाव को तृप्त करने के लिए परमात्मा के द्वारा और बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। और इसमें हम ये कई बार भूल जाते हैं कि इस विधा में शास्त्र क्या मत है। होती है ना बात, कई बार आपके लिए ये काम करना कितना तक उचित है और कितनी बार करेंगे और कब करेंगे तो ये कष्ट नहीं देगा, नहीं तो उसका विपरीत परिणाम मिल सकता है। तो मन मिलाना आवश्यक है और इसके लिए दोनों ही कुंडलियों का स्वतंत्र रूप से अलग अलग नवांश कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है।
इसमें आपको सबसे पहले नवांश कुंडली में चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा के साथ बुध बैठे हों, चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के युक्त हो, शुभ ग्रह से साथ बैठे हों, या शुभ कर्त्री में हो, या कम से कम वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों। वैसे लग्न में, धन में, पंचम में, नवम में, एकादशवें में चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं अगर बैठे भी होंगे तो। क्लियर है? इसके अतिरिक्त एकमात्र ऐसा ग्रह जो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है वो चंद्रमा ही है। लग्न कुंडली के लिए भी वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। संवेदनशील ग्रहों में सबसे ज्यादा चंद्रमा और बुधि माने जाते हैं। ये दोनों इतने प्रभावित होते हैं जल्दी कि ये तुरंत ही अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं पापक और शुभ ग्रहों के प्रभाव से। इस कारण से इनका मजबूत और श्रेष्ठ होना प्रत्येक कुंडली के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने इस पे एक और भी कार्यक्रम बनाया था कि अगर किसी जातिका की कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह बनते हों और पीड़ित हों, परेशान हों, मजबूत नहीं हों, तो उसके संबंध कई बार उसके ससुराल वालों से गड़बड़ और कमजोर होते देखे जाते हैं। अन्यथा अगर ये चीज लागू नहीं है और चंद्रमा अच्छे बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसके दाम्पत्य में और ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे होते हैं। आपकी कुंडली का बैठा चंद्रमा आपके मानसिक अवस्था और मानसिक अवसादों को परिभाषित करता है। आप अवसाद में क्यों हैं, इस पे भी कभी कार्यक्रम बना दूंगा। तब तक के लिए अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ, दान और तप के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तीनों ही 3 प्रकार के होते हैं। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।